Hello students, this is the last video for chapter 1. Okay, so ये तुम्हारा लेक्चर नंबर 12 हो जाएगा। तो इसमें मैं चैप्टर 1 जो है इसका थ्योरी और न्यूमेरिकल जितना भी है मैंने लगभग सारा करवा दिया। मतलब इन टेक्स्ट हो या फिर एक्सरसाइज वाला, कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो मतलब डायरेक्ट मैंने नहीं करवाया, बट उसी टाइप का प्रॉब्लम्स मैंने तुम्हें करवा दिया। ठीक है, और थ्योरी जो है मतलब जो थ्योरीज तुम्हें नहीं पढ़ना है, मतलब चैप्टर 2 पे पढ़ना है, वो मैंने तुम्हें बता दिया कि वो ये वाला थ्योरी कंडक्टर हो या फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल हो, तो वो हम तो बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में पढ़ लेंगे। तो देखो इस वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल है जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। एक दो न्यूमेरिकल ऐसा कुछ होगा जिसको मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद इसको मतलब छोड़ दूंगा। ठीक है, ये मतलब इस हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा न्यूमेरिकल और थ्योरी के बेसिस में चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है 1.31, मैंने पहले एक दिन बताया था कि 1.31 जो है वो तुम कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो तुम किताब सामने रख दो और देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन बहुत लेंदी है। ठीक है, तो आई होप कि एनसीईआरटी किताब तुम्हारे सामने है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा बताया गया कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल तुम्हारे पास है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो ये वाला जो पार्टिकल्स है ये तुम्हारा और भी इससे छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसको कह रहे हैं क्वार्क। तो पहले तो क्वार्क क्या है ये तुम्हें जानना है ना, तो इसके बारे में थोड़े देर बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है दीज आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, और कह रहा है कि 3 क्वार्क्स। इसका मतलब न्यूट्रॉन जो है उसमें कितना क्वार्क है, 3 क्वार्क्स है, और प्रोटॉन में भी 3 क्वार्क है। ठीक है, तो पहला ऐसे बताया इन्फॉर्मेशन तुम्हें। तो कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे कह रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो क्वार्क से बना हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, कितना क्वार्क से बना हुआ है, तो कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन 3 क्वार्क से बना हुआ है, प्रोटॉन भी 3 क्वार्क से बना हुआ है। फिर क्वेश्चन में आगे ये बताता है कि जो क्वार्क है वो 2 टाइप्स है। एक है आर्क क्वार्क और दूसरा है डाउन क्वार्क्स। ठीक है, तो क्वार्क का मतलब कैटेगरी तो बता रहा है कि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। फर्स्ट वन इज अप क्वार्क, सेकंड वन इज डाउन क्वार्क। ठीक, इतना समझ में आया। फिर नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा वो ऐसा है, जो तुम्हारे पास अप क्वार्क है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप क्वार्क है, उसका जो चार्ज होगा वो है प्लस 2/3 इंटू बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। फिर जो डाउन क्वार्क है उसका चार्ज है -1/3 और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ना, वो तुम्हें एनसीईआरटी किताब में मिल जाएगा अगर तुम इसको देख रहे हो तो अभी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा मतलब इसको पार्ट पार्ट करके बता रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, दीज आर मेड अप ऑफ क्वार्क। हाउ मेनी क्वार्क, तो कह रहा है कि 3 क्वार्क्स। फिर एक इन्फॉर्मेशन दिया कि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्क, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। फिर तो बता रहा है कि अप क्वार्क जो है उसका चार्ज है +2/3 ऑफ ई, और डाउन क्वार्क जो है उसका चार्ज है -1/3 ऑफ ई। ठीक है, अब कह रहा है कि देखो जब इसमें 3 क्वार्क बता दिया तुम्हें, जैसे कि न्यूट्रॉन, मान लो न्यूट्रॉन में 3 क्वार्क है या फिर प्रोटॉन में भी 3 क्वार्क है, तो कह रहा है कि मतलब उसका जो कंस्टिट्यूएंट होगा, मान लो अप क्वार्क को मैंने ऐसे लिखा है कि यू, और डाउन क्वार्क को मैंने ऐसे लिखा डी। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर प्रोटॉन, अगर मेरे पास न्यूट्रॉन है, अगर मेरे पास न्यूट्रॉन है और इसमें 3, इट इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्क है ना, तो कह रहा है कि इसमें कितना अप क्वार्क है और कितना डाउन क्वार्क है। अगर तुम मुझे कह रहे हो कि प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, और क्वार्क 2 टाइप के होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। ठीक है, तो कह रहा है कि न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कितने नंबर ऑफ अप क्वार्क है और कितने नंबर ऑफ डाउन क्वार्क है। मान लो ऐसा है कि न्यूट्रॉन में 3 अप क्वार्क है और 0 डाउन क्वार्क है, ऐसा भी हो सकता है। न्यूट्रॉन में 3 डाउन क्वार्क है, 0 अप क्वार्क है, ऐसा भी हो सकता है। न्यूट्रॉन में 2 अप क्वार्क्स 1 डाउन क्वार्क, ऐसा भी हो सकता है। न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क 1 अप क्वार्क, ऐसा भी हो सकता है ना। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा अगर तुम्हारे पास प्रोटॉन है
तो उसमें कितने नंबर ऑफ अप क्वार्क और कितने नंबर ऑफ डाउन क्वार्क है। क्लियर। अगर न्यूट्रॉन है तुम्हारे पास तो उसमें कितना नंबर ऑफ अप क्वार्क और कितना नंबर ऑफ डाउन क्वार्क है। तो बहुत सारा पॉसिबिलिटीज हो सकता है, मैंने तो बताया। तो देखो अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे, मतलब दो क्वेश्चन है हमारे पास, एक तो हम प्रोटॉन के लिए सॉल्व करेंगे, एक तो हम न्यूट्रॉन के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है। प्रोटॉन के लिए सॉल्व क्या करेंगे, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन में अगर 3 क्वार्क है तो कितना अप क्वार्क है उसमें और कितना डाउन क्वार्क है उसमें। न्यूट्रॉन में अगर 3 क्वार्क है तो कितना अप क्वार्क है और कितना डाउन क्वार्क है। ठीक है। तो इन दोनों में से किसी भी एक को मैं कर दूंगा, मतलब मान लो मैंने प्रोटॉन कर दिया तो तुम न्यूट्रॉन कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन तो तुम देख रहे हो यहाँ से, और फिर मैंने बता भी दिया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बताया गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है और दीज आर मेड अप ऑफ दिस टू आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स। फिर बोला गया कि क्वार्क जो है 2 टाइप्स का होता है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, और अप क्वार्क का चार्ज है +2/3 ऑफ ई, डाउन क्वार्क का चार्ज है -1/3 ऑफ ई। ठीक। अब कह रहा है कि न्यूट्रॉन में कितना क्वार्क्स है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क है, और प्रोटॉन में कितना अप क्वार्क और डाउन क्वार्क है। दोनों अलग अलग से क्वेश्चन है, तो किसी एक को मैं करता हूं। ठीक है। चलो। तो इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था क्वार्क। तो देखो क्वार्क जो है ना, इसके बारे में बहुत ज्यादा तुम्हें पढ़ना नहीं है, मैं वैसे बता देता हूँ। ये हाई एनर्जी फिजिक्स इसमें आता है, मतलब पार्टिकल फिजिक्स में तुम्हें ये मिलेगा, पार्टिकल फिजिक्स है। तो पार्टिकल फिजिक्स हमारे पास है नहीं, बीएससी में या फिर एमएससी में ये स्पेशलाइजेशन में तुम्हें मिलेगा। वहां पे यहाँ पे सिर्फ एक टर्म के हिसाब से वो यूज कर रहे हैं। ठीक है। इसमें इतना डिटेल्स में नहीं जाना है, फिर मैं बता देता हूँ। अगर पार्टिकल फिजिक्स तुम आगे जाके पढ़ते हो फिजिक्स, तो पार्टिकल फिजिक्स मिलेगा, वहां पे तुम्हें पता चलेगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से भी छोटा एलिमेंट होते हैं, मतलब उसको हम क्वार्क कहते हैं। ठीक है। तो क्वार्क अप क्वार्क डाउन क्वार्क ऐसे इन्होंने डिफरेंशिएट किया, और भी है कुछ, तो हम इतना नहीं जानेंगे। बस ये इतना मान लो कि तुम्हारे पास ये जो एलिमेंट, ये जो मतलब एलिमेंट है, ऐसे पार्टिकल है, तो वो छोटा पार्टिकल होता है। मतलब इसका चार्ज भी तुमने देखा ना, अप क्वार्क का 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर माइनस डाउन क्वार्क का 1/3 ऑफ ई होता है ना। समझ रहे हो। तो मैंने क्या बोला इसको, कि ये वो है, जैसे कि तुम एटॉम पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये पता चला था एटॉम से तुम्हारे पास जितना है, मतलब केमिस्ट्री में तुम पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी एटॉम है। तो केमिस्ट्री से तुम्हारे पास जो नॉलेज है, तुमने ये सीखा कि एटॉम इज मेड अप ऑफ मतलब एटॉम में क्या 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 होता है, इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा। न्यूक्लियस में मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियन होता है ना। तो आगे जाके हम ये मिलेगा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है वो भी कुछ पार्टिकल से बना हुआ है। तो इसका एक एग्जांपल ये रहा, क्वार्क से बना हुआ है ना, मतलब क्वार्क भी उससे भी छोटा पार्टिकल है। क्लियर है। तो इतना इंफॉर्मेशन काफी है। चलो। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कहा कि पहले प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, दोनों में से किसी एक को मैं कर रहा हूं। तो मैं मान लो कि मैं प्रोटॉन कर रहा हूं। ठीक है। प्रोटॉन के लिए कर रहा हूं, प्रोटॉन। तो इन्फॉर्मेशन क्या था मेरे पास, इन्फॉर्मेशन ये था कि प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्क। अब पता नहीं है, मतलब प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्क, बट पता नहीं है कि 3 क्वार्क में अप और डाउन में कितना कितना अप और कितना डाउन है। बट इतना पता है अप और डाउन मिला के, अप और डाउन, ये दो मिला के कितना क्वार्क है टोटल, 3 है। ये तो इन्फॉर्मेशन दे दिया हमें। तो हम पहले मैं प्रोटॉन के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, मैं प्रोटॉन के लिए कर दूंगा तो तुम न्यूट्रॉन के लिए कर देना। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पकड़ लेते कि लेट अस कंसीडर n number of up quark is present in proton। तो मैंने कहा कि लेट अस कंसीडर n be the number of up quarks that is present in proton। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैंने ऐसे कहा कि n be the number of up quark, तो नंबर ऑफ डाउन क्वार्क कितना होगा, इसका कितना होगा। हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है ना कि प्रोटॉन में जो क्वार्क होगा अप डाउन मिला के, जो क्वार्क होगा वो होगा 3। कह रहा है ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बोथ आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स। पता नहीं कितना अप क्वार्क है कितना डाउन क्वार्क है, तो मैंने तो एज्यूम कर लिया ना n ये नंबर है, n इज द नंबर ऑफ अप क्वार्क, तो देयरफॉर 3 माइनस n क्या होगा, नंबर ऑफ डाउन क्वार्क हो ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वार्क कितना है, 3 है। तो n 3 माइनस n इज द नंबर ऑफ डाउन
क्वार्क्स। क्लियर है? चलो, तो मैंने क्या बताया कि हमने यहाँ पे एजम्पशन कर दिया n नंबर ऑफ क्या है मेरे पास, n नंबर ऑफ अप क्वार्क है। प्रोटॉन के लिए कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन के लिए तुम करोगे, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो 3 तो ऑटोमेटिकली ये तो 3 माइनस n हो जाएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वार्क हमें पता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वार्क 3 है, तो n मैंने आप पकड़ लिया, 3 माइनस n हो जाएगा डाउन क्वार्क, है ना? ये तुमने लिख लिया। तो चलो अब देखो प्रोटॉन जो है, मैं तो प्रोटॉन के लिए कर रहा हूँ, है ना? प्रोटॉन जो है, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन? प्रोटॉन का चार्ज कितना है? प्रोटॉन का चार्ज तुम्हें पता है ना? मैंने ऐसे प्रॉब्लम भी करवाया था, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, सेपरेट बाय डिस्टेंस ऑफ 2 नैनोमीटर, ऐसे ऐसे करके एक प्रॉब्लम करवाया था। प्रोटॉन का चार्ज मैंने बताया था प्लस सी, इलेक्ट्रॉन का माइनस सी, याद है ना? ठीक है, तो हमें प्रोटॉन के बारे में पता क्या है? पता है कि प्रोटॉन हेडिंग देके रखा हूँ, है ना? वो तो मैंने पहले रख कर दिया, तुमको लिखा होगा। तो टोटल चार्ज, you know that total charge in प्रोटॉन कितना होता है? टोटल चार्ज एक प्रोटॉन का कितना होता है? एक प्रोटॉन का होगा प्लस सी। क्लियर? अब देखो टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस सी है ना? तो प्रोटॉन बना किससे है? तुमने कहा कि प्रोटॉन बना है 3 क्वार्क से। अब क्वार्क तुम कह रहे हो कि 2 टाइप्स होता है, तो अकॉर्डिंगली तुमने कहा कि क्वार्क जो है वो 2 टाइप है, बट यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया n अप क्वार्क है और 3 माइनस n ऑटोमेटिकली डाउन क्वार्क हो गया। तो इसका जो टोटल चार्ज होगा, इसका ऑब्वियसली इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उस सारे पार्टिकल्स पे चार्जेस ऐड करोगे तब जाके प्लस ही होगा। ये जो प्रोटॉन है इसका टोटल चार्ज अगर प्लस ही लिख रहे हो, जो तुम्हें पता है, यू नो दैट लिखा है, तो मतलब कह रहे हो इसका जो कंस्टिट्यूएंट होगा, इसका कंस्टिट्यूएंट क्या है? 3 क्वार्क्स है। तो 3 क्वार्क में तुमने कहा कि n जो है वो है अप क्वार्क और 3 माइनस n जो है डाउन क्वार्क। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो लिखूंगा टोटल चार्ज, मतलब टोटल यहाँ पे और एक सेंटेंस में लिखता हूँ, ऐसा है कि टोटल चार्ज ऑफ अप क्वार्क प्लस, ये सेंटेंस सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूँ, इसको लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, लिख सकते हो टोटल चार्ज ऑफ डाउन क्वार्क। समझ रहे हो? मतलब इसका मीनिंग कह रहा हूँ, इसका मीनिंग टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? इसके कंस्टिट्यूएंट जितना पार्टिकल्स है उसका टोटल चार्ज का समेशन होगा, और ये इक्वल टू कितना होगा? प्लस ई होगा। क्लियर है ना? आप समझ गए इस सेंटेंस का मीनिंग? ये नॉट नेसेसरी ये तुम्हें लिखना है, ये तुम्हें समझाने के लिए मैंने ये लिखा। बट टोटल चार्ज ऑफ अपवर्क कितना होगा? टोटल चार्ज ऑफ मतलब तुम कह रहे हो कि अपवर्क का टोटल चार्ज कितना होगा? एक अपवर्क का चार्ज है प्लस 2/3 ऑफ ई। तुम्हारे पास कितना है? Q इक्वल टू एन ही होगा, है ना? तो तुम्हारे पास n है, तुमने n पकड़ा, तो n इंटू 2/3 इंटू ई। सिमिलरली डाउन क्वार्क का कितना होगा? डाउन क्वार्क का एक का चार्ज है 1/3 ऑफ ई। तुम्हारे पास कितना है? 3 माइनस n, 3 माइनस n इंटू इतना, है ना? ये दोनों चीज क्लियर है ना? ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑफ हाफ क्वार्क कितना हो गया तुम्हारे पास? n इंटू ये प्लस, ये वाला तो समझाने के लिए बस लिखा है, मत लिखना। प्लस ये वाला कितना होगा? माइनस 1/3 ऑफ ई इंटू कितना नंबर है तुम्हारे पास? इसमें n है और इसमें 3 माइनस n। ठीक है, इक्वल टू प्लस। ये क्या है? ये तो हमें पता है कि टोटल चार्ज प्लस ही होता है। अब तो इजी हो गया, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस यही चीज है इस प्रॉब्लम में। ये जो प्रॉब्लम है बहुत लेंथी दिखाई देता है, बट इसी को तुम्हें जानना है। ये अगर तुम्हें समझ में आता है तो हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज को कैसे लिखा कि पहले हमने पकड़ लिया कि हमें इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि n टोटल 3 क्वार्क्स होगा, तो हमने पकड़ा कि n अप क्वार्क है, तो n अप क्वार्क का टोटल चार्ज कितना होगा? इतना, प्लस 3n माइनस n डाउन क्वार्क का टोटल चार्ज कितना होगा? इतना। और ये दोनों का समेशन करोगे तब जाके तुम्हें पूरा किसका मिलेगा? चार्ज प्रोटॉन का मिलेगा। कितना होता है वो? प्लस ई, है ना? तो देखो यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है और ये भी ई है ना? कट जाएगा। अब तो कर लोगे, n निकल जाएगा। ये तुमने लिख लिया होगा, मैं रट कर दिया।
तो नेक्स्ट वाला लाइन क्या होगा 2n/3, दैट इम्प्लाइज इसका नेक्स्ट वाला लाइन 2n/3 प्लस, और ये माइनस है तो माइनस होगा, 1/3 को अंदर घुसा दो, ये ई तो चला गया है ना, ये ई तो कट गया, 1/3 को अंदर घुसा दो, 3/3 कट जाए, ये माइनस रहने दो, 3/3 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3/3 कट जाएगा तो 1 होगा, ये माइनस इसके साथ जाएगा तो प्लस होगा, ये n/3, ठीक है। और इसमें तुमने ई काट दिया है ना तो सिर्फ +1 रहेगा, इतना कैलकुलेशन तो खुद ही कर लोगे। अब यहाँ से तुम्हारा n का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये और ये 3 होगा, और ये ट्वाइस n प्लस n, तो इसको उस साइड में ले जाओ तो 1 + 1 2 हो गया है ना, और यहाँ पे तुम्हारे पास 3n/3 = 2, ये कट गया, n = 2। तो क्वेश्चन में क्या था कि तुम्हें ये बताना था कि कितना नंबर ऑफ अप क्वार्क है और कितना नंबर ऑफ डाउन क्वार्क है। किसके लिए कर रहा हूँ मैं फॉर द टाइम बीइंग, प्रोटॉन के लिए कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन के लिए तुम्हें करना है, ठीक है। तो हमें n मैंने क्या पकड़ा था, मैंने पकड़ा था n बी द टोटल नंबर ऑफ अप क्वार्क, तो प्रोटॉन में टोटल नंबर ऑफ अप क्वार्क कितना होगा 2, तो टोटल नंबर ऑफ अप क्वार्क्स इन प्रोटॉन कितना हो गया 2, तो टोटल नंबर ऑफ डाउन क्वार्क कितना होगा इन प्रोटॉन, क्या था वो 3 - n, 3 - 2 = 1, समझ रहे हो ना। तो टोटल नंबर ऑफ अप क्वार्क कितना हो गया मेरा, यहाँ से निकल गया 2 जो मैंने पकड़ा था n, फिर 3 से माइनस कर दो 1। इसका मतलब हमें ये पता चला ये प्रॉब्लम सॉल्व करके कि जो प्रोटॉन होता है, मतलब ये फिजिक्स है वो मैं बता रहा हूँ, ये तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि क्वार्क जो है, क्वार्क इससे भी छोटा पार्टिकल है, मतलब ये वाला पार्टिकल जो है इससे बना हुआ है, बहुत सारे क्वार्क्स मिलके प्रोटॉन बना हुआ है, एक प्रोटॉन 3 क्वार्क मिलके बना हुआ है, बट हमें ये पता नहीं था। इस प्रॉब्लम से हमें पता क्या चला, इस प्रॉब्लम से हमें ये पता चला कि एक प्रोटॉन जो है 3 क्वार्क से बना हुआ है। मान लो मैं अप क्वार्क को U से डिनोट कर रहा हूँ और डाउन क्वार्क को D से डिनोट कर रहा हूँ, तो हमें पता चला जो अगर प्रोटॉन है मेरे पास तो कितना U होना चाहिए, टोटल क्वार्क कितना होगा प्रोटॉन के लिए 3 होगा, उसमें से U अगर मैं लिखता हूँ कितना होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ अप क्वार्क कितना 2, मतलब 2 बार U लिखना चाहिए, और D कितने बार लिखना चाहिए, 1 बार। तो UUD ये होता है एक्चुअली फिजिक्स, इसमें ये है। अब इसका चार्ज कितना है, अप क्वार्क का चार्ज कितना है, अब मैं बैक कर रहा हूँ, मतलब मैं समझा रहा हूँ कि इसका चार्ज अगर तुम लिखते हो +2/3 ऑफ E, प्लस फिर से इसका चार्ज कितना होगा 2/3 ऑफ E, इसका चार्ज कितना -1/3 ऑफ E, इसका करो 3 LCM होगा है ना, फिर 2, फिर +2, फिर -1, और सबके साथ E कॉमन है ना, 3, ये 4 - 1, 4 - 1 मतलब 3 हो गया, और E इक्वल टू 3 कट गया, E हुआ, वो प्रोटॉन का चार्ज है ना। तो देखो ये कॉम्पोजिशन होगा, प्रॉब्लम में तुम्हें इतना कुछ नहीं पूछा, बस प्रॉब्लम में इतना था, ठीक है। प्रोटॉन के लिए ये निकालो और न्यूट्रॉन के लिए भी यही निकालो। मैं यहाँ पे ये जो करवाया ये तुम्हें बताने के लिए, ताकि तुम समझ सको कि प्रोटॉन जो है उसमें कितना क्वार्क होगा, 2 क्वार्क होगा, और अप क्वार्क होगा, और कितना डाउन क्वार्क होगा, 1 डाउन क्वार्क होगा। मतलब तुमने समझा क्या कि अगर मैं प्रोटॉन की कंपोजिशन को लिखूं, अगर मैंने पकड़ लिया, लेट अस कंसीडर U सिंबलाइज कर रहा हूँ, Q अप क्वार्क है और D डाउन क्वार्क है, इसको कैसे लिखूंगा, UUD ऐसे लिखूंगा, 2 हो गया और ये 1 हो गया, है ना। अब मैंने बैक कैलकुलेशन की कि देखो अगर ये मिल रहा है कि नहीं, इसका चार्ज जो गिवन था ये बैठा दिया, प्लस इसका चार्ज भी बैठा दिया, इसका चार्ज भी, सारा चार्ज ऐड करना है, तो ये होगा कि नहीं होगा, हुआ, समझ रहे हो। तो ये इसका कंपोजिशन है, ये बस जानकारी के लिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसको नहीं चाहिए, बस ये फिजिक्स जो है वो बताने के लिए। तो मैंने पहले ही कहा कि इसमें से एक प्रॉब्लम मैं करूंगा, न्यूट्रॉन को तुम्हें करना है। बस एक चीज मैं बता देता हूं, जब तुम लिखोगे स्टार्टिंग में कि वी नो दैट टोटल चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, वो कितना लिखोगे 0 होगा। मैं बताया ना न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, बट इससे पहले तुम क्या करोगे, इससे पहले तुम वो सब लिखोगे ना, लेट अस कंसीडर n बी द नंबर ऑफ अप क्वार्क और 3 - n बी द नंबर ऑफ डाउन क्वार्क,
तो यहाँ पे तुम सारा लिखोगे बट इस साइड पे 0 होगा। फिर तुम कैलकुलेशन करोगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा। अकॉर्डिंगली तुम कहोगे कि कितना अपवर्क है और यहाँ पे कितना डाउनवर्क है, वो मुझे कमेंट में बता दिया करो, ठीक है। और कंपोजिशन भी मुझे बताओ, जैसे कि मैंने प्रोटॉन के लिए लिखा ना UUD, तो ये तुम्हें ऐसे इतना डिटेल में नहीं पूछा, बट मैं कह रहा हूँ कि कमेंट में मुझे ये भी बताओ कि ऐसे अगर तुम लिखोगे तो न्यूट्रॉन के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, प्रोटॉन के लिए हुआ UUD, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के लिए ऐसे लिखोगे तो कौन सा फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये तो तभी पता चलेगा कि कितना नंबर ऑफ अपवर्क मिला तुम्हें और कितना नंबर ऑफ डाउनवर्क मिला। मतलब प्रॉब्लम करने के बाद मैंने ये लिखा कि 2 मिला तो 2 बार मैंने यू लिखा, 1 मिला यहाँ पे तो 1 बार मैंने डी लिखा, तो ये इसका कॉम्पोजिशन हो गया क्वार्क का। क्लियर है? आई होप कि 1.31 तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इतना मतलब टफ प्रॉब्लम नहीं था, बस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर ही था, Q इक्वल टू N, ऐसे ही फॉर्मूला लिखा। तो तुम न्यूट्रॉन के लिए करके मुझे बताना। चलो यहाँ पे और एक प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, एक चीज और बता देता हूँ कि एक्सरसाइज 1.30 जो है, एक्सरसाइज 1.30 जो है वो एक्चुअली जो चैप्टर 4 है ना, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, इट इज नॉट ए बिग डील। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता है कि कैसे करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे करना है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मत करो, कर दो। अगर तुम्हें पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है तुम खुद से कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट अगर नहीं कर रहे हो, मेरे साथ करना चाहते हो, तो मैं चैप्टर 4 में करूँगा, क्योंकि चैप्टर 4 में ऐसा ही कुछ मिलेगा मुझे, ठीक है। तो उस टाइम और ईजी हो जाएगा याद रखने के लिए। आप कर सकते हो, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन की बात है, मतलब फिर तुम समझ तो जाओगे बट भूल भी जाओगे, बट इस चैप्टर में जब आ जाओगे ना तब नहीं भूलोगे। यहाँ पे कुछ मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ हम ऐसे करेंगे, तो मैं इस प्रॉब्लम को उस चैप्टर में कर लूंगा, वो मुझे याद रहेगा, ठीक है। मुझे सारा याद रहेगा कौन सा प्रॉब्लम कहाँ पे करवाना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसको तुम कर सकते हो, तो मैं मना नहीं करूँगा, करो, ऑब्वियसली कर सकते हो तो करो, बट भूल जाओगे, यहाँ पे याद रहेगा। यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन ड्राइव ही करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, सिमिलरली उसी प्रोसेस को अप्लाई करके ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और एक प्रॉब्लम मैं करना चाहता हूँ, एक्सरसाइज 1.27 में। तो तुम्हारे पास किताब है तो तुम देखो इसमें क्या लिखा है। तो देखो इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि तुमने एक ना इलेक्ट्रिक फील्ड, आई होप कि ये 1.27 ही हो, वो कर लेना, चेक कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड है जो तुमने अप्लाई किया है z डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये है तुम्हारा यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। तो तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जो कि z डायरेक्शन पे यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। तो लेट अस कंसीडर कि इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकली मैं दिखा रहा हूँ कि ये मेरा z डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? यहाँ पे। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? यहाँ पे यूनिफॉर्म लिखा हुआ है तो फिर कांस्टेंट है? नहीं, कांस्टेंट नहीं है, बट जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है वो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंक्रीज कर रहा है, समझ रहे हो? कौन सी डायरेक्शन में जितना ऊपर जाओगे, जितना तुम डिस्टेंस मान लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा उससे ज्यादा वैल्यू इस पॉइंट पे होगा, उससे ज्यादा वैल्यू इस पॉइंट पे होगा। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज जो कर रहा है वो ऐसे कर रहा है कि उसका इंक्रीज करने का जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है वो तुम चेक कर लो, 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये पर मीटर, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है, तुम देखो E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज ऐसे लिखते हैं ना, तो न्यूटन पर कूलम होना चाहिए, यहाँ पे पर मीटर दिया, मतलब ये पर मीटर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है इतना करके, ठीक है। मतलब तुम कहना चाहते हो कि DE/dz उसका वैल्यू है 10⁵। DE क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि पर मीटर है ना, छोटा छोटा पॉइंट होगा ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। पर मीटर तुम्हारा कितना इंक्रीज कर रहा है, तो DE/dz जो है इसका यूनिट कितना होगा, ये वाला न्यूटन पर कूलम पर मीटर। अब dz भी नीचे है ना तो पर मीटर होगा, ठीक है। सिर्फ E होता या DE होता, यूनिट होता न्यूटन पर कूलम, बट प्रॉब्लम में देखना वहां पे लिखा हुआ है पर मीटर। मतलब तुम्हें कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड जो कर रहा है वो
पर मीटर में वो 10⁵ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर करके हो रहा है, ठीक है, जितना वो पर मीटर जा रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? तो और देखो इसमें क्या बताया, इसमें बताया कि एक डायपोल है, तो ये तुम्हारे पास पॉजिटिव जेड एक्सिस है ना, तो तुम्हें कह रहा है कि एक डायपोल है जो कि, वैसे तो मैं एक्स वाई जेड एक्सिस बना सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए इस प्रॉब्लम में एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं चाहिए, ठीक है, तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो देख सकते हो प्रॉब्लम को। कह रहे कि डायपोल है जो कि नेगेटिव जेड एक्सिस में, नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब मैंने ऐसे बताया, तो यहाँ पे है एक डायपोल, डायपोल का डायरेक्शन कौन देगा, डायपोल मोमेंट देगा, पी देगा, है ना, थ्योरी हम कर चुके हैं, पता है पी का डायरेक्शन ऐसा हो रहा है नीचे, मतलब समझो, मतलब ऐसा है कि मेरे पास एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज मिलके तो डायपोल होगा, है ना, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, ऐसे होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब तुम्हें बताया गया इस प्रॉब्लम में कि जेड ऐसे है डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे कहीं पे माइनस चार्ज होगा, माइनस क्यू, तो यहाँ पे प्लस क्यू होगा, तभी तो पी का डायरेक्शन नीचे होगा। क्यों नीचे होगा? क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव ही जा रहा है ना पी का डायरेक्शन, तो बुक पे तुम्हें मिल जाएगा, वो लिखा हुआ है कि कह रहा है कि जो डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट का नेगेटिव जेड एक्सिस पे, बताया नहीं कि माइनस क्यू चार्ज कहाँ है और प्लस क्यू चार्ज कहाँ है, ये मैंने खुद से प्लेस किया, माइनस क्यू और प्लस क्यू मैंने खुद से प्लेस किया। कैसे पता चला मुझे? इस कॉन्सेप्ट से पता चला। क्या था यहाँ पे कि डायपोल जो होगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा, उसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो तो जो पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जो वन ऑफ द चार्जेस बिटवीन देम, बट ये नहीं चाहिए मुझे चाहिए कि इसके डायरेक्शन कहाँ होगा, डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे बैठा है इसको। अब तो शायद क्लियर हो गया तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। कह रहे हैं कि इसका जो डायपोल है, इस सिस्टम का जो डायपोल मोमेंट है वो है 10⁻⁷, ठीक है, कूलम इनटू मीटर। अब क्वेश्चन क्लियर है? तो इस सिस्टम में कह रहा है कि जो फोर्स होगा वो कितना है और जो टॉर्क होगा वो कितना है, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम है तुम्हारे पास, क्या है फिर से रिपीट कर, ये तो है ही तुम्हारे, तुम तो देख ही रहे हो शायद क्वेश्चन, फिर से बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसका वैल्यू कितना है? इतना न्यूटन पर कूलम पर मीटर, ठीक है, पर मीटर। क्लियर? फिर कह रहा है कि यहाँ पे एक तुमने डायपोल रख दिया जिसका डायपोल मोमेंट नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे होगा सिस्टम, ठीक है, एक माइनस क्यू यहाँ पे होगा तो फिर प्लस क्यू यहाँ पे होगा, तभी जाके नेगेटिव नीचे जाएगा क्यू। क्लियर है? एट द सेम टाइम उसने बताया कि टोटल डायपोल मोमेंट कितना है? 10⁻⁷। डन। अब देखो, अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि फोर्स कितना है और टॉर्क कितना है, तो टॉर्क कितना होगा? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो पीई को मैं जानना चाहता हूं, बट यहाँ पे साइन थीटा जो है पी का वैल्यू है, फिर तुम कहोगे ई का वैल्यू कैसे निकालेंगे? पीई को छोड़ देते हैं, थीटा को देखते हैं। थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल होता है दैट इज थीटा। ये एक्सप्रेशन मैंने ड्राइव तो करवाया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पी और ई के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब पी कहाँ है? यहाँ पे। ई कहाँ है? वहां पे। तो एंगल कितना हुआ? पाई हो गया, 180 हो गया, तो इस वजह से साइन 180 मतलब 0, साइन पाई फिर 0, तो टाउ तो 0 है, ठीक है। तो इससे तो हमें इजीली सॉल्व हो गया कि टॉर्क जो होगा वो कुछ होगा ही नहीं, टॉर्क होगा ही नहीं, है ना। तो अब देखो फोर्स मुझे निकालना, तो फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्स तो क्यू ही होगा, है ना। तो फोर्स बेसिकली क्यू ही होता है। यहाँ पे देखो इस सिस्टम में आप क्या लिखेंगे? फोर्स होगा क्यू इंटू ई, तो कांस्टेंट नहीं है ना, जितना जितना स्मॉल ई करके बढ़ रहा है ना, तो क्यू इंटू डी लिखा मैंने, इसलिए मैं ई लिख पाता, अगर ई कांस्टेंट होता तो लिख पाता, समझ रहे हो। तब तो डी ई मैं कैसे लिखता? डी नहीं लिख पाता ना। तुम डी समझते हो ना, डी का मतलब क्या होता है? E2 माइनस E1। अब E2 का वैल्यू E है और E1 का भी वैल्यू E है, तो डी का वैल्यू तो 0 आएगा ना। इसका मीनिंग क्या है? मतलब ये E कांस्टेंट है, बट इस प्रॉब्लम में तो कांस्टेंट है नहीं, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे डी लिखा, ठीक है। E2 का वैल्यू E और E1 का भी वैल्यू E होगा, इसका मतलब E चेंज नहीं हो रहा है, तब तो कांस्टेंट होता, बट यहाँ पे तो चेंज हो रहा है ना, इसलिए मैंने Q इंटू डी लिखा, समझ रहे हो ना।
अब देखो Q, इसको मैं ऐसे करता हूँ DE/dz लिख देता हूँ इनटू dz, है ना, क्लियर है। अब देखो Q मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, तो ये तो P हो जाएगा, उस लेंथ के लिए ये तो P हो जाएगा, और इसका वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है DE/dz, है ना। तो P का वैल्यू तुम्हें पता है कि 10⁻⁷ है, यहाँ पे लिख दो 10⁻⁷, और DE/dz तुम्हारे पास है 10⁵, ठीक है। तो 10⁻² आ गया तुम्हारे पास इतना न्यूटन। तो जो भी हुआ यहाँ पे फोर्स के लिए मैंने जो भी लिखा यहाँ पे सारा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिखा, सारा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिखा। तो यहाँ पे अगर मेरे से पूछता, आंसर तो यहाँ पे हो गया। अगर मेरे पास क्वेश्चन ये है, नीचे दिखाई देगा या नहीं देगा उनको पता नहीं, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फोर्स जो है 10⁻² न्यूटन निकल गया मेरे पास, है ना। अब सुनो, ये तो फोर्स है, इसका तो डायरेक्शन भी होगा। तो अगर मेरे से पूछता इस प्रॉब्लम में कि इसका डायरेक्शन कहाँ पे है, -q + q, तो फिर P यहाँ, है ना। अब हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो है ही नहीं, जीरो है, क्योंकि एंगल पाई है। तो इस प्रॉब्लम को मैं इसी वजह से करवा रहा हूँ कि डायरेक्शन तुम्हें इसका समझ में आए, ठीक है। इसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, तो समझो बात। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कैसे कर रहा है, ऊपर ऐसे कर रहा है ना। अब पॉजिटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको टच किया तो पॉजिटिव चार्ज को फोर्स जो देगा वो कौन सी डायरेक्शन में देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो जब पॉजिटिव चार्ज मिला वो उसको धक्का देगा इस साइड में, F + q इस साइड हो जाएगा, ठीक है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तब इस चार्ज को ये तो नीचे खींचेगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज से लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है, तो पहले किसको मिला, पहले किसे मिला, +q चार्ज। तो लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे निकल रहा है, तो +q चार्ज को धक्का देगा, कौन सी डायरेक्शन में, ऐसे ऊपर, समझ रहे हो। ये वाला पॉइंट मैंने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जो है फील्ड वहां पे डिस्कस किया था, नॉन यूनिफॉर्म में बेसिकली। अब देखो ये वाला चार्ज के लिए लाइन्स ऑफ फोर्स जब यहाँ पे पहुंचा तो इस चार्ज को, नेगेटिव चार्ज है ना, तो अट्रैक्ट करेगा नीचे, फोर्स नीचे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, मतलब F यहाँ पे लिखता हूँ, F - q, इसका डायरेक्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब यहाँ पे जो जितना फोर्स से इसको धक्का दिया और यहाँ पे जो फोर्स से इसको नीचे खींचा, कौन सा फोर्स ज्यादा है, तो फोर्स तो ज्यादा वो होगा जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुमने कहा कि ऐसे इंक्रीज कर रहा है, मतलब इस पॉइंट से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे है ना। इस पॉइंट से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे है, क्योंकि यूनिफॉर्मली तो जितना ऊपर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, मतलब ये वाला फोर्स बहुत ज्यादा होगा, है ना। इसका मतलब अल्टीमेट जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो आंसर मिला मुझे, वो अगर मैं F ऐसे लिखूं, वेक्टर दे दूं, तो फिर -10⁻², यहाँ पे मैं k कैप लिखूंगा न्यूटन, और अगर सेंटेंस में लिखूं तो नेगेटिव z डायरेक्शन, है ना। ऐसे लिखूं तो k कैप लगा दूंगा नेगेटिव में, है ना, और सेंटेंस में लिखूं तो नेगेटिव z डायरेक्शन। क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। क्या बताया मैंने कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, ऐसे इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे एक -q चार्ज है और यहाँ पे एक +q चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले धक्का किसको मारेगा, ऐसे जब जा रहा है पहले तो इसको कर देगा, इसको इस डायरेक्शन में भेजेगा। बट जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पहुंचा उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया, यहाँ पे पहुंचा और बढ़ गया, यहाँ पे पहुंचा और बढ़ गया, बट इसको क्या करेगा, नीचे खींचेगा, नेगेटिव चार्ज है तो नीचे खींचेगा। इसका मतलब जितना जोर से इसने धक्का दिया उससे ज्यादा ये वाला फोर्स हो गया, तो नेट फोर्स तो नीचे ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे ज्यादा है, सिंपल सी बात है। और ये वाला प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया है उसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब मैंने टॉर्क करवाया था, है ना। तो आई होप ये चीज पूरा क्लियर हुआ। तो देखो मैं फिर से बताता हूँ कि चैप्टर 1 जो है यहाँ पे तो मैं कहूँगा कि और मैं चैप्टर 1 को डिस्कस करने वाला हूँ, पहली बात। दूसरी बात कि चैप्टर 1 में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे मिलेगा तुम्हें कि जो मैंने, मान लो मैंने करवाया नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल हो या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन, बट
जैसे कि 1.3 के बारे में मैंने बता दिया, 1.30 के बारे में मैंने बता दिया, इसको मैं चैप्टर 4 में करूंगा। बट बाकी जितना तुम्हारे पास सॉल्व एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसको तुम्हें करना है। बहुत सारा प्रॉब्लम देखना कि मैंने करवा दिया, या फिर अगर मैंने सॉल्व एग्जाम्पल ऐसे मिल रहा है तुम्हें कि नहीं करवाया, जैसे कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो मिल जाएगा कि यहाँ पे फोर्स कितना है ऐसे करके निकाला हुआ है ना, तो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम मैंने करवा दिया, ये तुम आसानी से कर पाओगे। सिलिंड्रिकल वाला जो गॉसियन सरफेस है, ये वाला प्रॉब्लम भी इसी टाइप का प्रॉब्लम मैंने करवा दिया है ना, तो ये तुम कर दोगे। फिर सेंट्रॉइड में कितना फोर्स होगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है सॉल्व एग्जाम्पल में, वो तुम देख लोगे, आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि और इसमें एनालिसिस नहीं करना है मुझे, बहुत कुछ करवा दिया। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ जानना है तो ऑब्वियसली कमेंट में बताओ मुझे कि और ये सब करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। कुछ तुम्हें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा चीज़ तुम्हें चाहिए, मैं अकॉर्डिंग टू योर डिमांड में कर दूंगा। बट अगर सारा कुछ ठीक है ना, तो फिर हम चैप्टर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट वर्जन उसमें जाएंगे, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आई होप कि तुम ये वाला चैप्टर जो है अच्छी तरीके से समझे हो। अगर मेरा पूरा वीडियो तुमने फॉलो किया तो मुझे लगता है कि तुम समझ पाओगे। ठीक है, बट मुझे एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि मुझे ज़रूर बताओ कि कैसा लगा, और जो होमवर्क दिया वो तो तुम्हें करना है, और करने के बाद बताना। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय।